सर अभी सुनने में ये आया है कि जो दिक्कतें एक बार हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि महावना की बगिया में और सरसुंदर अस्पताल वहाँ हार्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो वार्ड है उसमें बेड जो कटौती की गई थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। लगभग साल भर हो गए, हजारों मरीज ऐसे हैं जो जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना था, लेकिन किन्हीं बेड की कमी के चलते उन लोगों को भर्ती नहीं किया जा सका है। इस पर कुछ पुनः आपने विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ पत्राचार भी किया है और कुछ अल्टीमेटम भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि बेड की कमी अभी नहीं है। अभी जो समस्या है कि बेड रहते हुए उस पर ताला जड़ दिया गया। ये जो है हिटलर शाही का मामला है। ये संवैधानिक दायित्वों के दुरुपयोग का मामला है, ये पद के दुरुपयोग का मामला है और ये अमानवीयता का मामला है। ये मतलब इंसान और अधिकारी जिनको कि एक मानव के प्रति मतलब प्रेम भाव या संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये संवेदनहीनता का भी मामला है। और इसमें दो तीन किरदार हैं और किरदार क्या है कि देखिए पिछले 1.5 दशक से हम लोग कई सारे आंदोलन के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लेकर हम लोगों ने क्रांति की। हमारी बहुत सारी मांगें थी, जैसे कि केंद्र हो या राज्य हो, उनके कुल बजट का 10% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए और उस 10% का आधा हिस्सा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के विकास में खर्च किया जाना चाहिए और बाकी के 2% जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए और 3% केयर सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए खर्च किया जाना चाहिए। कई आमरण अनशन आंदोलन इसके बाद सरकार को इसकी थोड़ी बहुत गंभीरता समझ में आई और सरकार ने कोशिश की जरूर, लेकिन ईमानदार नहीं। और कुछ जगह जैसे हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ कुछ बजट दिया गया, जो कि यहाँ की प्रारंभिक समस्या क्या थी कि चूंकि ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना था तो पुराने काल को देखकर जो स्पेशलिटी केयर था वो तो विकसित था, लेकिन सुपर स्पेशलिटी केयर विकसित नहीं था। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है, स्पेशलिटी का मतलब जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्शन गायनी, आई, ENT, ये हुआ जनरल सर्जरी। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि हृदय की बीमारियों का, किडनी की बीमारियों का, या पेट या लीवर की बीमारियों का, या न्यूरो सर्जरी का, इस तरह जो यूरोलॉजी का, इस तरह से जो सुपर स्पेशलिटी केयर था उसका यहाँ पर अभाव था। ये हम लोग का मुख्य मुद्दा था कि अगर आप पूरे देश में स्वास्थ्य आम जनों के लिए स्वास्थ्य मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, चिराग को पहले घर में जलाया जाए जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। और इस सब के बाद सरकार यहाँ पर कुछ फंड दी सुपर स्पेशलिटी केयर को बेहतर करने के लिए। बेहतर का मतलब ये है कि हम लोग के विभाग तो थे, लेकिन उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत कम था और मरीजों की संख्या लगातार, अगर आप देखेंगे कि 90 के दशक के बाद बढ़नी शुरू हो गई औद्योगिकरण के बाद, और अभी हाल के दशकों में बहुत ही रैपिडली ये बढ़ा है। कोविड के बाद तो और भी तेजी से बढ़ा है। लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है और इस विषम परिस्थिति में जबकि हृदय विभाग को पहले 45 बेड आवंटित था, सुपर स्पेशलिटी विभाग में इनको 41 बेड और दिया गया ताकि सुविधाओं का विस्तार हो। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं जो ज्यादातर जो है मतलब अपने पद का दुरुपयोग कर जैसे कहते हैं ना, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए तो विस्तारवादी साम्राज्यवादी सोच के मानसिकता के थे, तो यहाँ के वो जो अधिकारी गण है जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी उसी मानसिकता से ग्रसित है। उनको लगता है कि मेरा जो विभाग है या मेरे जैसा जो विभाग है
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले ली जाए, बिना ये देखे हुए कि उसमें बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो कितना है, उसमें कितने बेड पर मरीज खाली रहने से अन्य जो विभागें हैं उसकी सेवाएं सफर हो रही है। और इसी में वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक, जो कि सत्यापित रूप से एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और ये कुलपति महोदय जो कहते हैं कि मैं बहुत ही डेडिकेटेड आदमी हूं और काम करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय को विकसित करना चाहता हूँ, एक भ्रष्ट आदमी को लगातार बनाए हुए हैं। जी, तो मैं कह रहा था कि जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो सत्यापित तौर पर भ्रष्ट व्यक्ति हैं, वो कुलपति महोदय के साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट को एक पैसा का तवज्जो नहीं देते हैं। आज देखिए, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट के लिए टीचिंग फैकल्टी के लिए निकाला है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके 1.5 से ज़्यादा 2 साल के लगभग उनका कार्यकाल 1.5 साल के आसपास हो चुका है, आज तक उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया है। उसके बाद शैक्षणिक नियुक्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट कर दिया है। अस्पताल को चलाने के लिए बीएचयू के एक्ट और इंस्टीट्यूट के विरुद्ध 2-3 कमेटियां बनाई उन्होंने, जैसे कि हॉस्पिटल अफेयर्स कमेटी। ये कोई कमेटी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब कमेटी का टोटल फ्रॉड कमेटी। इसकी कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में पहले से प्रावधान है पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी, वो सारी तरह की पॉलिसी को देखता है। इसके लिए कोई दूसरी पॉलिसी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई कमेटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। सारी पॉलिसी डिसीजन, चाहे किसी को बेड देना हो, किसी का नहीं बेड देना हो, ये ऐसा इसने क्यों किया है? क्योंकि जब उसके जो फ्रेमवर्क में उसमें सभी विभाग अध्यक्ष हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक और कुलपति महोदय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट की धज्जियां उड़ा रखी है। ना तो उन्होंने आज तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया है, और ये इसलिए किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको जवाब देना पड़ता और वहां से मसलों को पारित कराना मुश्किल था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, ये इसके हाईएस्ट अथॉरिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो वाइस चांसलर को रेगुलेट करता है। उस रेगुलेशन को खत्म कर दिया है इन्होंने, और ताकि इनसे सवाल जवाब ना हो और इनके ऊपर जो दायित्व है उसके निर्वहन के लिए दबाव बना रहे, तो उसको सबसे पहले उन्होंने गठित ही नहीं किया। उसके बाद क्या है कि संवैधानिक तौर पर शैक्षणिक नियुक्तियां जो है बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अप्रूवल के मान्य नहीं होगा, तब भी आपने उसकी वैकेंसी निकाल दी। उसी तरह आपने जो बताया है कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए 2 अफेयर्स कमेटी बना दी, उसका नाम है हॉस्पिटल अफेयर्स कमेटी और आईएमएस अफेयर्स कमेटी। इस तरह की कोई भी संरचना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में कहीं वर्णित नहीं है और टोटली गैर कानूनी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट में पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए अलग से कमेटी बनाई हुई, जिसको पीपीसी कहते हैं, और सारे निर्णय, चाहे आपको कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड जो भी है, चाहे बेड देना हो चाहे ना देना हो, चाहे आपको किस विभाग को कितना देना हो, तो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उस पर बहस होती है और वहां पर सभी विभागाध्यक्ष होते हैं उनके गणमान्य सदस्य के रूप में मौजूद, तो वो अपने पक्ष और विपक्ष अपनी पॉइंट को रखते हैं, लोग उनके सहमति असहमति के हिसाब से उस पर फैसले लिए जाते हैं। उस कमेटी को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब इन्होंने अपने यस मैन, यानी कि जो उनके संगठन के समर्थित लोग हैं संगठित अपराध के लिए, वैसे लोगों को रख रखा है जिनकी कुछ न कुछ कमियां हैं और जो उनके पास है, तो उनसे जो भी करना होता है इस अफेयर्स कमेटी में बना रखा है। तो ये दूसरे तरह से इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में क्या उड़ाई है। तीसरा यह है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक बना दिया है। अब बताइए, जिसके सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हो, जिसको इसी आधार पर पहले चिकित्सा अधीक्षक से हटाया गया हो, वो चिकित्सा अधीक्षक किसी के कार्यकाल में बना रह सकता है और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। और इसका यही असर है कि कोई यहाँ खुले आम भ्रष्टाचार चल रहा है। महामना के बगिया में जहाँ गरीब मरीजों को सस्ती जांचें हो जाती थी सरकारी सीसीआई लैब में, उसको इन लोगों ने निजीकृत कर दिया है जी। और मुझे लगता है कि पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को निजीकृत करने का इनका लंबा 1-2 टर्म का प्लान है, जिसको लेकर ये आए हैं। इसलिए ये वो जो अंकुश जो इनके ऊपर लगाया जा रहा था, उसको खत्म कर कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अपने आप को निरंकुश राजा की तरफ बना रहे हैं।
और उसमें जिसमें कि भ्रष्ट लोगों की फौज हो उनके पास। ऐसे भ्रष्ट लोग अब जिस तरह से पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी में मैंने बताया कि हृदय विभाग को जो आवंटित पहले से 45 बेड थे और जब सेवाओं का विस्तार हुआ तो उसमें 41 बेड इनके एग्जिस्टिंग सेवा को विस्तार करने के लिए किया गया। 45 प्लस 41 यानी 86 बेड होने चाहिए थे। जी। आज भी एलोकेटेड यही बेड है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो ये जो महोदय हैं अभी के चिकित्सा अधीक्षक महोदय, उनका कहना है कि ये जो 45 बेड आपको पहले से लोकेटेड है, अब आप इसको दे दीजिए और इनको क्या करेंगे 45 बेड, ये सर्जरी विभाग को देंगे, ठीक है, और आप 41 बेड ले लीजिए, यानी 45 बेड दे दीजिए आप सर्जरी विभाग को, जैसे कि उस पर कोई मेरा मरीज ही भर्ती ना होता हो, और वो 41 बेड अब उसके बदले ले लीजिए। 45 के बदले 41 लेने से कौन सी सेवाओं का विस्तार होगा और कहाँ की ये बुद्धिमत्ता है। ये न सिर्फ मानसिक दिवालियापन है, बल्कि मतलब घोर अमानवीयता भी है। मतलब ये जो स्थिति है कि जैसा आपने अभी कोविड का जिक्र किया, आफ्टर कोविड हार्ट पेशेंट्स की संख्या में लगातार बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, बड़ी संख्या में। तो उसमें हार्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बेड्स को और बढ़ाना चाहिए, तो ये और उसको कम कर रहे हैं और ये करें कि विस्तार कर रहा हूं मैं इसका, वो कह रहे हैं। और इसी 41 बेड को लगातार 1.5 साल से पूरी तरह निर्मित होने और प्रधानमंत्री जी द्वारा आम जनता को समर्पित करने के बाद भी आज तक उन बेड पर ताला लगाकर रखा है। जब ये मामला अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के विजिट के दौरान मैंने मीडिया में उठाया, तो जो केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री जी हैं बघेल साहब, वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए। देखिए, जो निदेशक हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर साहब हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ये 41 बेड उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अन्य ज्यादा जरूरी विभाग को मैं दे रहा हूँ। अब बताइए, जमाना धीरे धीरे मेडिकल साइंस विकसित हुआ। सबसे पहले लोग MBBS ही सबसे बड़ा डॉक्टर होते थे, पहले वैद्य होते थे, उसके बाद जब एक मेडिकल साइंस डेवलप हुआ तो एक MBBS की पढ़ाई शुरू हुई, सबसे बड़े डॉक्टर MBBS होते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा नहीं, स्पेशलाइज्ड केयर होना चाहिए, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट डेवलप, जिसको MD कहते हैं, MD करने वाले डॉक्टर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तब जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऐसी विभागों की उत्पत्ति हुई। लोग जब चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा विकसित हुए शोधों के आधार पर, तो फिर हार्ट की अलग से इलाज, किडनी के अलग से, लिवर के, उसको सुपर स्पेशलिटी केयर यानी DM, MD के बाद DM या MCH की डिग्री आई, जो उसमें स्पेशलाइज ज्ञान रखते हैं। तो जब जनरल स्पेशलिस्ट केयर डेवलप हुआ तो जनरल स्पेशलिटी में ज्यादा बिस्तर दिए गए, यानी मेडिसिन और सर्जरी में ज्यादा बिस्तर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को जब लगा कि नहीं, ये डॉक्टर स्पेशल और इसमें सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो जब ये मेडिसिन विभाग से अलग हुए सारे विभाग हैं, तो जैसे बाप अगर बेटा से अलग होता है या बेटा बाप से अलग होता है, तो वो अपना हिस्सा जितने भी उसके हैं वो लेकर अलग होता है, बिल्कुल है कि नहीं। और अगर जरूरत के हिसाब से फिर वो अपने घर का विस्तार करता है, उनके बच्चे और परिवार वो अपने हिसाब से, उनका आवश्यकताओं के हिसाब से विस्तार होता है। अब यहाँ क्या है कि मेडिसिन और सर्जरी विभाग आज कुल मिलाकर अपने विभाग के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन में 360 बेड अकेले उन्होंने आवंटित कर लिया, मेडिसिन और सर्जरी दोनों मिलकर 360 बेड। और इससे पहले उसके बेड कितने थे? 210, यानी कि 150 बेड और अपने अंदर अधीन घोषित कर लिए, अब ले लिया उन्होंने। और लिया किसका? तो सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट का, यानी कार्डियोलॉजी का, न्यूरोलॉजी का, गैस्ट्रो का, नेफ्रोलॉजी का, ये सारे बेड लेकर वो अपने में समाहित कर लिए। जब होना क्या चाहिए था, उनके जो 210 बेड थे उसमें से 50 बेड कम से कम इन विभागों को दे देना चाहिए था, क्योंकि अब ये विकसित कर रहे हैं।
जी। अब इनकी आवश्यकता है, समझ हाँ। रहे, इनकी आवश्यकता है, तो उल्टे इनके बेड छीन रहे हैं वो। और सारे 12-14 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट को मिलाकर इन्होंने 280 बेड दिए। और मेडिसिन और सर्जरी जैसे सामान्य विभाग, जिसमें कि अब ज्यादातर लोग कोई इलाज को नहीं चाहते हैं, सर्जरी में भी ऐसे न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सबके अलग अलग जी। सर्जरी, यूरो सर्जरी अलग अलग विकसित हो गए। जी जी। तो सर्जरी को उन्होंने ज्यादा बेड दिया बजाय कि इन सुपर स्पेशलिटी विभाग के। मेडिसिन को ज्यादा बेड, 120 बेड पहले थे, तो अब वो 179 अपना बेड बना रहे हैं। पहले सर्जरी के, जनरल सर्जरी को 90 बेड थे, तो अब उन्होंने एडिशनल जो है आप समझिए 82 बेड दिया, और उसमें कार्डियोलॉजी के भी 45 बेड शामिल। इस तरह का कोई मानसिक दिवालियापन का व्यक्ति ही फ्यूचरिस्ट, इसको क्या कहते हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के प्रति उनको शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज्ञान है, आप इसी से नॉलेज है और समझदारी है और मानवता है, ये समझ सकते हैं। जी जी। और मैं तो कहता हूं कि मुझे किसी का एक बेड नहीं चाहिए, मेरा तो जो आवंटित बेड है वही चाहिए मुझे, यानी 45 बेड पहले का और 41 बेड नए बिल्डिंग जी जी जी। जो कि मुख्य लड़ाई के बाद सेवा विस्तार के तहत बनाया गया था। हाँ। और जब अभी बघेल साहब जब आए, तो निदेशक महोदय, जो कि रोज अपने जीवन भर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रह के पैसा यहाँ से लिया, लेकिन निजी प्रैक्टिस करते रहे, वो निदेशक बन गए। अब समझिए, और निदेशक साहब सीधे झूठ बोलते हैं। क्या बोले झूठ उन्होंने, कि मैंने ये बेड अब खाली नहीं है, जबकि वो बेड खाली है। हाँ। लगातार 1.5 साल से खाली है, अभी भी खाली है वो। जी जी। उन्होंने कहा कि अन्य आवश्यक डिपार्टमेंट को मैंने दे दिया। सफेद झूठ। ऐसा सफेद झूठ कोई चरित्रवान व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, और चरित्र तो है ही नहीं उनके पास। अगर चरित्रवान होते तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो करते नहीं, कि महामना के बगिया से भी पैसा लेते हैं और निजी जो दवाई के दुकान में सेटिंग करके और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, 1-1 हजार रुपया फीस लेते हैं। तो ऐसे सब व्यक्ति, महान व्यक्ति आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महामना की बगिया का शोभा बना रहे हैं। सारी चीजें सभी के संज्ञान में होने के बाद भी ऐसे भ्रष्ट लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। और उससे आप, और यही नहीं है, जब इस बेड का मसला एक बार हमने डायरेक्टर साहब के सामने उठाया, मैंने कहा कि आप लोगों की इस वजह से लोग की जाने जा रही है, पर मरता है मरने दीजिए, हमें इससे क्या लेना देना। इतने अमानवीय हैं ये लोग। सर, इन 1.5 सालों में बेड जो शॉर्ट हुए हैं, जो आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये शॉर्ट नहीं है, मतलब ये तो ताला लगाकर जबरन आपने आपको दिया ही नहीं। शॉर्टेज नहीं है, दिस नॉट शॉर्टेज। जी जी। शॉर्टेज तो वो होता है कि आपकी कमियां हो रही है, आपके पास है और जबरन शॉर्टेज किया गया है जी। ताला लगाकर। और 41 बेड पर लगातार अगर 1.5 साल तक आपने भर्ती नहीं की, तो 21,000 से ज्यादा मरीजों को हमने बेड रहते हुए मजबूरी में, इन जो लोग हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक, कुलपति जी और निदेशक महोदय, इनके अमानवीय कृत्य के कारण बेड रहते हुए उन मरीजों को, 21,000 से ज्यादा मरीजों को पिछले 1.5 साल में बेड नहीं मिले। और वो लोग लो बेड कहकर यहाँ से रुखसत कर दिए गए, जिनमें कई लोगों की जानें चली गई। उसमें से एक व्यक्ति ने तो कंप्लेन भी किया चिकित्सा अधीक्षक के महोदय के विरुद्ध, और कंप्लेन करने के बाद कमेटी बैठी, कमेटी ने रिपोर्ट भी दी कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय एक हत्या करवा रहे हैं, जानकर हत्या, मतलब ये हत्या की साजिश में शामिल है, लोगों की जान जा रही है आपकी वजह से, जिसका इलाज करके बचाई जा सकती, तो हत्या के बराबर है ना। इरादतन और गैर इरादतन दोनों तरह की हत्याएं कर रहे हैं, और लगातार उठने के बाद भी कुलपति महोदय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका आत्मीय वो गठबंधन है, जिससे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना की बगिया की नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं। ना तो वो यहाँ के छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, ना शिक्षकों के हित की बात कर रहे हैं, ना इस समाज के हित की बात कर रहे हैं जिसके लिए कि विश्वविद्यालय बना था। ऐसे चिकित्सा अधीक्षक, ऐसे निदेशक, ऐसे कुलपति महोदय को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज पूरे देश से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अभी उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत में एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये नेता वहां के भ्रष्ट हैं, सबको उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए, जेल में।
लेकिन उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और उनकी जगह अभी तक जेल नहीं हुई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने से पहले इन लोगों को जरूर जेल भेजेंगे और जो उनके संसदीय क्षेत्र की आम जनता जो स्वास्थ्य के अपने अधिकार उनके द्वारा दिए गए बेड रहते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द दिलवाएंगे और आम जनता, काशी के आसपास की आम जनता के साथ न्याय करेंगे। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अल्टीमेटम भी दिया है आपने आंदोलन वगैरह का? देखिए क्या है कि मैंने आधिकारिक तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी थी, जी, मैंने उस जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते हर तरह से कईयों पत्र लिखे और सबका जवाब क्या था कि आपके बेड 41 ही सही और आपको इतना ही मिलना चाहिए। एक महोदय ने कहा आपको 30 ही मिलना चाहिए। ये उनकी सोच है, ये उनकी चिकित्सीय सोच है, ये इनके मानवीय सोच है, ये इनका आधिकारिक सोच है। ऐसे लोगों को, मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये अधिकारी है ही नहीं, ये मानवीय है नहीं, ये सब क्रिमिनल है, सामाजिक क्रिमिनल है जो सिर्फ पैसा कमाते हैं पद के ऊपर बैठकर, समाज को धोखा दे रहे हैं और महामना की बगिया को लूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उसको विखंडित करके किसी निजीकरण हाथों में सौंपने की तैयारी में लगे हैं। नहीं, इसके अगेंस्ट ही जो हम लोग सारे आंदोलन, मैं तो बताया कि हमारा जो आंदोलन है तो पहले हमने सारी चीजें एग्जॉस्ट कर ली है। हाँ। फिर भी मैंने 3 महीने का वक्त दिया है अच्छा कि आप सुधर जाएं, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारें। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आंदोलन करूं कि आप कहें कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं था, आपने ऐसे ही कर दिया। इसलिए मैं पहले ही उनको आगाह कर रहा हूं कि अगर 3 महीने के अंदर चिकित्सा अधीक्षक को नहीं हटाया गया, निदेशक को नहीं हटाया गया, कुलपति महोदय ने सही कार्रवाई नहीं करनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया और इस तरह से निजीकरण करता रहा, हृदय विभाग के 41 बेड और प्लस उनको नहीं दिए गए 45 बेड के साथ और मरीजों के साथ अन्याय होगा तो 3 महीने के बाद आंदोलन के लिए मैं विवश होऊंगा, जिसके जिम्मेदार कुलपति महोदय, निदेशक महोदय और चिकित्सा अधीक्षक महोदय तीनों होंगे। इसमें हंगर स्ट्राइक की भी कुछ बात आ रही थी। जी हाँ, पहले आंदोलन फिर हंगर स्ट्राइक। अगर आंदोलन से भी नहीं बात बनी तो हंगर स्ट्राइक तो आखिरी विकल्प है। जी। तो हर को स्टेप बाय स्टेप शुरू की जाएगी अगर उन्होंने ये अधिकार नहीं दिए। और जो मैं तो अपील करता हूं कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता को चिकित्सा अधीक्षक और इन सब के विरुद्ध जो है जिनके मरीज की जान जाती है उनको इरादतन और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उसके विरुद्ध दर्ज कराए। ठीक सर, आपने जनहित के मामले को लेकर के अपने पेशे की ईमानदारी को दर्शाते हुए, जो चिकित्सक का एक धर्म है कि उनके पास जो भी मरीज आवे उसकी प्रॉपर उसको सुविधा मिले और उसका समुचित इलाज हो, इन दृष्टि से को अमल में लाने के लिए आपने जो 1.5 साल से अभी फिलहाल बेड को लेकर के जो लड़नी शुरू की है वो कामयाब हो और उसके आगे जो आपकी अपनी एक सोच रही है कि हर इंसान को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, सस्ते दामों पर इलाज मिले, उन सब की पूर्ति हो। और मैं कामना करूंगा कि कुलपति जी समय रहते इन मुद्दों को जो आपने उठाए हैं उस पर गौर करेंगे और उसका शीघ्र कोई निराकरण करेंगे, अथवा जिस तरह से अभी आपने बताया कि केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी जांच की है, अपनी पूछताछ की है और भी तरह से इसकी जांच पड़ताल चल रही होगी। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आम नागरिकों को, मरीजों को जो सुविधाएं बहाल होनी चाहिए वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहाल होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिलहाल इस वार्ता को विराम देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे जब जब भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार। पर्ची ले ले, निचवास पर्ची ले ले।